दोस्तों हम लोग मूल विधि कर रहे थे और मूल विधि के बाद में अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपराध। ठीक है, यही हम लोग इसी के अंतर्गत कर रहे थे। तो अपराध के बारे में देखते हैं। अपराध में ऑफेंस के बारे में आते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो साधन है दस्तावेजों से छेड़छाड़ जो भी करता है वो अपराध के अंतर्गत ही आएगा। ये अपराध जो होता है वो आपको एक टेक्निकल अपराध के बारे में बताता है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल अपराध या कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़छाड़। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ये देखें तो ये देखने को मिलेगा कि भाई जब भी कोई कंप्यूटर है, ठीक है ना, कहा गया कि जब कोई कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाला किसी कंप्यूटर साधन कोड को सुरक्षित रखा जाना चाहिए जो जानबूझकर छिपाता है या नष्ट करता है अथवा छिपवाता है या नष्ट करवाता है तो वो अपराधी होगा। अगर इस वजह से वो कोई काम कर रहा है ना तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो अपराध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है? कह रहा है कि उपयुक्त अपराध के लिए 3 वर्ष का कारावास होगा, 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। जो अधिनियम की धारा 66 है, 66 के अधीन क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्देशित कोई कार्य बेईमानी या कपटपूर्वक करता है तो वह धारा 5 वर्ष या कारावास या 5 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसमें देखिए पॉइंट बाय पॉइंट है तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अधिनियम की धारा जो 66 का ए पार्ट है वो इसके अधीन कोई व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर साधन या किसी सूचना के माध्यम से संदेश निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भेजता है। ठीक है, कोई सूचना जो अत्यधिक आक्रमण या धमकाने वाली प्रकृति की है। या दूसरे पॉइंट के बारे में देखा जाए तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई सूचना जिसे वह मिथ्या होना जानता है किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान और शत्रुता, घृणा या वैमनस्य प्रभाव के लिए वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा। तीसरे पॉइंट में देखेंगे ऐसे अपराध को 3 वर्षों की तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो श्रेया सिंह बनाम भारत संघ के जो वाद था इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने धारा 66 में असंवैधानिक को घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अधिनियम की धारा 66 बी के अनुसार जो कोई ये जानता हुआ कि यह विश्वास करते हैं कि कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्त चोरी का है, बेईमानी से प्राप्त किया है, वह सादा या कठिन 3 वर्षों के कारावास के लिए या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। अधिनियम की धारा जो 66 की सी है उसके अनुसार क्या है कि जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर बनाएगा, ठीक है, या जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक का हस्ताक्षर बनाना, पासपोर्ट चुरा लेगा आदि का पहचान का प्रयोग करेगा, वह सादा या कठिन कारावास से 3 वर्ष तक का उसको कारावास हो सकता है, जुर्माना से जो 1 लाख रुपए से कम हो तक का दंडनीय अपराध कहलाएगा। धारा 66 का जो डी वाला पार्ट है उसके अनुसार जो कोई किसी संचार साधन या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वह सादा या कठिन 3 वर्षों तक के कारावास तथा 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति की गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना प्रकाशित या पारेषित करेगा वह 3 वर्ष तक के कारावास और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। धारा 66 का ई जो पार्ट है वो इस बात में जो कानून बनाता है वो ये है। ठीक है, देखते हैं हम लोग जो कोई भी व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, प्रभुता को खतरे में डालने या जनता में आतंक फैलाने के आशय से निम्नलिखित में से कोई काम करेगा तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले इसमें देखेंगे कंप्यूटर संसाधन तक पहुंचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को पहुंच से इनकार करके या इनकार करा के या अधिकार के बिना या अधिकार पहुंच से अधिक कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस पर
पहुंच करने का प्रयास करेगा। देखते हैं कि कोई ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु या उसे क्षति होती है, ठीक है, संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना होती है। पांचों में देखेंगे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं का नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है। संरक्षित प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या विदेशी संबंधों को क्षति पहुंचने के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति उपयुक्त साइबर अपराध कार्य करने की कूटी रास्ता है तो वह ऐसे अपराध को जो आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकेगी दंडनीय अपराध का भागीदार होगा। देखिए जो कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी सामग्री को प्रकाशित करता है या भेजता है जो कामोत्तेजित है या जो कामुकता की अपील करता है, उसे क्या है, प्रथम दोष सिद्ध। अभी देख रहे हैं ना आप राज कुंद्रा के बारे में, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, तो उनमें यही वाली धाराएं सारी लगेंगी। पहला क्या, दोष सिद्ध पर सादा या सक्षम कठिन कारावास से 3 वर्ष तक का हो सकता है, जुर्माने से या 5 लाख रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा। दूसरे में है, दूसरी या पाश्चात्यवर्ती दोष सिद्धि की दशा में सादा या सक्षम कारावास जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगी और जुर्माना से 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। धारा 67 के अंतर्गत देखिए ये है कि नहीं, जो कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करता है या भेजता है या प्रकाशित करवाता है या भिजवाता है, इसमें लैंगिक प्रदर्शन का आचरण होता है, तो उसे प्रथम दोष सिद्ध पर किसी भांति के कारावास में से 5 वर्ष तक का हो सकेगी और जुर्माने से 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। दूसरी या पाश्चात्यवर्ती के बारे में बात करी जाएगी तो किसी भांति अर्थात सादा या सक्षम कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगी और जुर्माने से 10 लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। धारा 67 की धारा 67 के ए में कहा गया है। अब देखिए काम वासना भड़काने वाली क्रियाशीलता आदि में बालकों को चित्रित करने वाले सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या भेजने के लिए दंड। देखिए अब जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को अपने बाप का समझते हैं ना, तो वो जो ये सारी जो चीज़ें भेजते हैं उनके ऊपर ये धाराएं जो है वो लगाई जाती हैं। पहले प्रथम दोष सिद्ध पर या सादा या सक्षम कारावास जो कि 5 वर्ष तक का ही हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दूसरा या पाश्चात्यवर्ती दोष सिद्ध पर सादा या सक्षम कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगी, दंडनीय होगा। उत्तेजित प्रयोजनों में बालक का मतलब है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। संरक्षित प्रणाली जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड सिस्टम, समुचित सरकार क्या होती है। देखिए किसी ऐसे कंप्यूटर संसाधनों का जो प्रत्यक्षता नाजुक सूचना और संरचना की सुविधाओं को प्रभावी करता है उसे संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित करता है, धारा 70 के अंतर्गत है। जो कोई भी व्यक्ति इस संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर लेता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वह सादा व सक्षम कारावास से 10 वर्षों तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। देखिए अगर अधिनियम की धारा 77 के बारे में बात करें, 77 का ए के अधीन कहा गया है कि न्यायालय में 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सक्षम कर सकता है या सक्षम करने से तात्पर्य वाद के दोनों पक्षकार मिलकर बैठकर अपना जो मामला उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यायालय की ऐसे अपराध का शमन नहीं करेगा जो पूर्व दोष सिद्ध के कारण या वर्धित दंड के कारण किसी और प्रकार के दंड के लिए उत्तरदायी है। अब आते हैं न्यायालय ऐसे अपराध का समक्ष नहीं करेगा जो अपराधी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता हो। न्यायालय ऐसे भी अपराध का शमन नहीं करेगा जो 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 3 वर्ष और अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और 3 वर्ष तक के अपराध से दंडनीय अपराध जमानती होंगे। 77 का क्या कहता है, ये बी पार्ट कहता है। धारा 78 आते, देखिए धारा 78 के बारे में कहा गया है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो निरीक्षण इंस्पेक्टर हो
वही अपराध का अन्वेषण करेगा, अर्थात पुलिस और निरीक्षक से नीचे का अधिकारी अन्वेषण नहीं करेगा। ये अधिनियम जो 2009 अभी आया था तो उसमें संशोधन हो के आया था। अब हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस के बारे में। कुछ हमारे मिसलेनियस पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे ना हो, मतलब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी हो। नंबर 1, क्या करेगा, किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी भी ले सकेगा, उसके पास ये भी पावर है। दूसरे में क्या है कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या कोई अपराध कर रहा है या किया गया है या करने वाला है, धारा 81 में बोला गया। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपकी गिरफ्तारी को लेके। गिरफ्तारी किया गया व्यक्ति बिना अपराध विलंब के अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारियों के समक्ष ले जाया जाएगा। तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे। अब अधिनियम के पारित किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, अब देखिए अधिनियम के पारित किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सुकर बनाने और उसी विधि मान्यता प्रदान करना, सबसे पहला काम ये है। दूसरा पॉइंट है कि विधिक परिवर्तनों के लिए आवश्यकता की पूर्ति करना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण को सुकर बनाना। देखिए यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट दिखेगा कि भाई संयुक्त राष्ट्र जो संघ की महासभा द्वारा पारित किए गए संकल्प में की गई संस्तुतियों का क्रियान्वयन करना, विश्व स्वास्थ्य संघ के कार्यक्रमों को सुकर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समव्यवहार के दुरुपयोग को निवारित करना, इलेक्ट्रॉनिक शासन को सुकर बनाना, ठीक है। कई जो साइबर अपराधों को निवारित करने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करना, अभियोजन से उन्मुक्ति, ठीक है। देखिए अभियोजन से उन्मुक्ति के बारे में देखेंगे। अभियोजन से उन्मुक्ति क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्ति प्राप्त है। वे हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेश राज्य के राज्य प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षर का प्रयोग, नियम है कि इसके द्वारा यह नियम बनाया गया है कि किसी आवेदन पत्र, फॉर्म या दस्तावेज को सरकार द्वारा निम्नलिखित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ही दाखिल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे सॉफ्टवेयर के प्रयोगों के संबंध में सरकार परमिट देगी, लाइसेंस जारी करेगी या इसका संरक्षण करेगी, ठीक है। आवश्यकता पड़ने में अनुमोदन या अप्रूवल भी देगी। इन सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित चीज़ों को सुनिश्चित करेगा। कौन कौन सी चीज़ों को सुनिश्चित करेगा भाई? सबसे पहले यह है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से जुड़ी सूचना स्पष्ट और पठनीय है, पहली बात। दूसरा है यह है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उचित ढंग से संरक्षित किया गया है और प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रामाणिकता और अखंडता संप्रेषित रहेगी। और यह भी पॉइंट इसमें है 5वें नंबर पे कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्पष्ट पढ़ा जा सकेगा और यही अपेक्षित है कि उसको आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं साइबर अपराध। देखिए इसमें साइबर अपराध के अंतर्गत देखते हैं कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा साइबर अपराध है क्या, ठीक है। ये व्हाट इज साइबर लॉ। देखिए साइबर जो विधि है वो अंग्रेजी भाषा के दो शब्द साइबर और लॉ से मिलकर बनी। साइबर का मतलब होता है कम्युनिकेशन और लॉ का मतलब होता है उसका कानून। तो इसका मतलब ये है कि वो लॉ जो साइबर के लिए बने, कम्युनिकेशन के लिए बने, वो हो गया साइबर लॉ, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है। देखिए संसूचना का अर्थ क्या होता है कि किसी प्रकार की सूचना से है जिसका लोग आदान प्रदान करते हैं, इसको बोलते हैं संसूचना। विधि मतलब कानून के द्वारा, कानून का तात्पर्य है कि आचरण के उन नियमों से है जो संबंधित सरकार द्वारा अनुसमर्थित है। साइबर लॉ क्या होता है? देखिए साइबर लॉ का मतलब है कि ऐसा कानून जो साइबर स्पेस को शामिल करती है जो बहुत विस्तृत भी है। साइबर लॉ का मतलब होता है, अब साइबर में लॉ में क्या है? कंप्यूटर है, नेटवर्क है, डाटा है, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट है, वेबसाइट है, हार्ड डिस्क है, ईमेल है, एटीएम मशीन है, संचार है और जैसे सेल फोन है, फैक्स है, बहुत जो भी सारी चीज़ें गैजेट्स में आती वो सब,
ये साइबर लॉ का जो विस्तार क्षेत्र, देखिए साइबर लॉ के विस्तार क्षेत्र में, साइबर लॉ के विस्तार क्षेत्र में कौन कौन सी बातें इनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बात है वो है आपकी संसूचना का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक और अंकीय हस्ताक्षर, साइबर अपराध, बौद्धिक संपदा, डाटा संरक्षण और व्यवस्था का आदि। देखिए साइबर लॉ की जो उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं, क्या क्या कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो भी देख लेंगे। संसूचना मतलब भी मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन, संसूचनाओं के आदान प्रदान का साइबर अपराध की जड़ माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से मात्र कुछ ही सेकंड में जो डेटा है वह सामान, सेवाएं इत्यादि का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का हो सकता है। ठीक है, कुछ ही सेकंड में बस एक डेटा जाएगा, अपलोड होकर वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। साइबर स्पेस के बारे में देखेंगे। देखिए साइबर स्पेस क्या है, एक अमूर्त विधा है, इसलिए इसको प्राचीन विधियों से नियंत्रित और विनियमित करना असंभव हो गया है। साइबर स्पेस किसी देश या किसी व्यक्ति की वैश्विक संपत्ति नहीं है, यह सभी का प्रयोग किए जाने के लिए है, और साइबर स्पेस की ना तो कोई सीमा है निश्चित हो गई है और ना ही इसका कोई विस्तार क्षेत्र निश्चित हुआ है। देखिए वर्तमान समय में अगर आप आधुनिक उपकरण की बात करें, जैसे इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन मतलब आपका मोबाइल फ़ोन, तो अपने देश में बैठा हुआ व्यक्ति किसी अन्य देश से रुपया तथा अन्य सामान अपने देश में मांग सकता है, तथा किसी अन्य देश का व्यक्ति भी ऐसा ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान समय में इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर तथा स्टेनोग्राफिक्स उपकरणों के माध्यम से संसूचनाओं को कोड में बदलकर उन्हें हम ग्राफ में परिवर्तन कर आसानी से विश्व में कहीं भी छिपाया, चुराया या स्थानांतरित किया जा सकता है। अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से अगर बात करें तो आपको ये दिखेगा कि जो डॉलर है वो जो करोड़ जो डॉलर के सॉफ्टवेयर का व्यापार बिना सरकार की अनुमति के और बिना कोई शुल्क या प्रभार अदा किए आसानी से किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक विकास से प्रतिदिन असीमित संख्याओं में ईमेल भेजे जाते हैं और करोड़ों डॉलर का आदान प्रदान किया जाता है। साइबर अपराध के बारे में देखें तो साइबर अपराध आधुनिक युग में सूचना क्रांति के विषय के साथ ही कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं, और इन आविष्कारों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वित्तीय लेन देन करना, शैक्षणिक सुविधाएं मतलब अब पढ़ाई वाली जो चीज़ें जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये सूचनाओं को कम स्थान से सुरक्षित रखना सरल हो गया है। इस तकनीक के द्वारा जहां क्रांतिकारी परिवर्तन आया है तो वहीं दूसरी ओर इनके दूसरे दुष्परिणाम भी देखने को सामने आए। कंप्यूटर इंटरनेट के प्रयोग से जहाँ पूरा देश, पूरा विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो गया है, वहीं इसके दुरुपयोग से अपराध कृत्यों में भी वृद्धि हुई, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस प्रकार के अपराध में कंप्यूटर की अहम भूमिका तो होती है। कंप्यूटर और संचार युक्ति को एक साधन रूपी औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एक नया कानून बनाया था जिसको बोलते हैं आईटी एक्ट, जो कि 2000 के नाम से जाना जाता है। देखिए जो साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध जो है वो अवैध वस्तुओं की बिक्री या खरीद फरोख्त या जुआ खेलना, जालसाजी करना का दुरुपयोग से बचाएगा। इन सब अपराध के अलावा जो पासवर्ड की चोरी हो जाती है, सूचनाओं की चोरी हो जाती है, ये भी बहुत देखने को आ रही थी। ठीक है ना, इसी के चलते गवर्नमेंट ने ये स्टेप एक लिया और ये देखा कि कितने भी अपराध हैं, उन अपराधों को श्रेणी चेंज किया और देखा कि हर अपराध के लिए कौन सी यहाँ पर जुर्माना या सज़ा दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अपराध यहाँ पर देखने को मिल रहा वो है साइबर अपराध। और साइबर अपराध के पहले तो उन्होंने प्रकार दिए। सबसे पहले है वित्तीय अपराध। देखिए ऐसे अपराध जो समानता ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमको वित्तीय अपराध। दूसरा है बौद्धिक अपराध, बौद्धिक संपदा अपराध। देखिए इसमें क्या है, बौद्धिक संपदा अपराध में ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, बौद्धिक संपदा का मतलब समझ रहे हैं, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपने खुद से क्रिएट किया है, जैसे यूट्यूब पे होता है कॉपीराइट का, तो कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन इत्यादि। साइबर कूट रक्षा मतलब साइबर फॉर्जरी। देखिए जब कूट रक्षा का अपराध होता है और कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है तो इसको साइबर कूट रक्षा के नाम से जाना जाता है।
साइबर मानहानि, जब कभी मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो यह साइबर मानहानि कहलाता है। ईमेल बमबाजी, ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? ईमेल बॉम्बिंग ऐसा अपराध है जिसमें ऐसे व्यक्ति के ईमेल खाते में बहुत बड़ी संख्या में ईमेल भेजे जाते हैं जिससे उसका पूरा संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाए। ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं उसे। अवैध जो वस्तुओं का विक्रय है वो सेल फॉर इलीगल आर्टिक्स के है। ऐसी वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है जिसका विक्रय सामान्यतः प्रतिबंधित होता है। ऑनलाइन जुआ, जुआ मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग में क्या है? देखिए, ये एक ऐसा अपराध है जिसमें जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। साइबर अश्लीलता लेखन, आपको पता ही है कि ये तो बड़ा फेमस हो रहा है, इसी की वजह से ये आज राज कुंद्रा फंसे हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये साइबर अपराध में आता है। देखेंगे ईमेल स्पूनिंग। देखिए, जब किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है तो इसे ईमेल स्पूनिंग कहते हैं। ट्रोजन एक अप्राधिकृत प्रोग्राम है जो इस तरह जारी किया जाता है कि बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम जैसा लगता है। ई लॉगर्स, यह आपराधिक कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है। ईमेल कपट, जिसको ईमेल फ्रॉड बोलते हैं, यह कंप्यूटर का अपराध कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इसे ईमेल कपट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वेब जैकिंग के बारे में। वेब जैकिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि जैकिंग किसी वायुयान के हाईजैकिंग या अपहरण की तरीके का अपराध है। साइबर अपराध किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और इसे मुक्त करने में फिरौती की मांग करता है। जैसे आप ये आपने देखा होगा रैनसमवेयर आया था, ठीक है। ये अब आते हैं सलामी आक्रमण। इसमें साइबर अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी कर देता है कि उस व्यक्ति को ऐसी हेराफेरी का आभास ही नहीं हो पाता है, ठीक है। सेवा से इनकार आक्रमण, डिनाइड ऑफ सर्विस अटैक। साइबर अपराध किसी कंप्यूटर की सामान्य क्षमता से अधिक मात्रा में निवेदन प्रवेश करा देता है जिससे उस कंप्यूटर में ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आते हैं वायरस आक्रमण, जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें सिर्फ ये होता है कि किसी के थ्रू, चाहे इंटरनेट के थ्रू या किसी USB केबल के थ्रू कोई वार्म वायरस है उसको प्रवेश करा दिया जाता है। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा डिडलिंग। देखिए, डेटा डिडलिंग से होता है मतलब तोड़ मरोड़ देना, ठीक है। तो ऐसा डेटा जिसको कोडिंग उसकी चेंज कर दी जाए, कोडिंग चेंज कर देंगे तो वो पढ़ने वाली नहीं होगी। आप समझ लीजिए, इन केस ऐसा होता है बहुत जगह कि ये पढ़ने वाली फिर नहीं बन पाती, कोडिंग उसकी ख़राब हो जाती। वेब डिफेसमेंट, देखिए यह एक ऐसा अपराध है जिसे किसी कंप्यूटर की वेबसाइट के ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश करा दिया जाता है। साइबर स्टॉकिंग होता है, इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाले ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिससे उद्देश्य संपत्ति संबंध व्यक्ति से धन प्राप्त करने का होता है। इंटरनेट टाइम चोरी, अब ये कैसा है? ऐसा अपराध जो सामान्यतः तब किया जाता है जब इंटरनेट का प्रयोग किया जाना रहता है। साइबर आतंकवादी क्या होते हैं? देखिए, उपयुक्त विवेचन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि साइबर अपराध संपूर्ण विश्व को सख्ती से चोट पहुंचा रहा है। हैकिंग, आपस में प्रतियोगिता अथवा होड़ के कारण कंपनी के लोगों द्वारा परस्पर एक दूसरे की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हैकिंग की सेवा ली जाती है। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क से प्राप्त होने वाली कुछ जानकारियाँ। देखिए, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क से होने वाली जो जानकारियाँ हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQs भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।